नमस्कार साथियों, एग्रोजेट के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने 12th क्लास के लिए मॉडल पेपरों की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसी सीरीज़ में आज कृषि रसायन का एक मॉडल पेपर हम सॉल्व आउट करते हैं बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखो इसके से वो एग्रीकल्चर वाला पैटर्न है आपके 16 क्वेश्चन, तो वो आपके वस्तुनिष्ठ हैं, फिर रिक्त स्थान, फिर लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, उसी अकॉर्डिंग है ना। देखो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसके अंदर, खनिज मृदा में खनिज पदार्थों का प्रतिशत है। देखो खनिज मृदा में खनिज पदार्थों का प्रतिशत देखें तो हमारे 45% है। जैसे हम मिट्टी की बात करें, मिट्टी के अंदर 50% तो कण हैं, 50% आयतन की दृष्टि से रंध्र है। कणों में 45% खनिज के और 5% हमारे कार्बनिक पदार्थों के। फिर दूसरा देखो क्वेश्चन, मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है पैतृक पदार्थ, जलवायु, समय, धरातल। सक्रिय कारक वो है जो खुद इफेक्टिव है, इनमें पैतृक पदार्थ इफेक्टिव खुद नहीं है। क्लाइमेट देखो लगातार मौसम परिवर्तित होता रहता है, जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे तेज वर्षा हो गई, तेज हवा हो गया, ताप में परिवर्तन हो गया, इन सब की वजह से मिट्टी का निर्माण होता रहता है। तो सक्रिय पदार्थ हो गया आपके, या कारक हो गया जलवायु। अगली बात करें, कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है, लाइमस्टोन। अगला देखो आपने खनिज संस्तर है, ए संस्तर, मृदा परिच्छेदिका से पहला संस्तर ए संस्तर। निम्न में से सबसे अधिक सीईसी होती है, सबसे अधिक सीईसी हमारे ह्यूमस की 200, एवरेज माना जाए 200 ह्यूमस की। सूक्ष्म जीवों के शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 4 से 9:1। इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ये वैसे देर थोड़ा 1-1.5 नंबर का ये भी आ सकता है आपके, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व बताइए। अब इसी क्रम में आगे देखें, हमारे मृदा कार्बोनिक कोलाइड है, केओलिनाइट, सेपोनाइट, कोई नहीं, या ह्यूमस। तो कार्बनिक देखो ह्यूमस पेड़ पौधों की पत्तियों से, पशुओं के अपशिष्ट बनता है, तो कार्बनिक कोलाइड हो गया हमारे ह्यूमस। ये तो सीधा सीधा पीएच व पीओएच का योग हमेशा कितना होता है, 14, डेफिनेशन के अंदर ही भी है। फिर अगला, जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है, यानी जिप्सम के अंदर कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, 23.2%। राजस्थान में पाइराइट, राजस्थान में पाइराइट का सीधा सीधा एक स्थान मेनली सीकर, राजस्थान में पाइराइट कहाँ पर पाया जाता है, सीकर में। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, NH2, N2, NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव। तो पौधे जनरली हमारे धान का पौधा है वो तो अमोनिया के रूप में, NH4 पॉजिटिव के रूप में, और बाकी जितने भी क्रॉप्स हैं आपके वो नाइट्रोजन लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। तो ऑप्शन हो गया हमारा नाइट्रेट। फिर बात करते हैं, सोडियम नाइट्रेट उर्वरक का मृदा पर प्रभाव पड़ता है। सोडियम नाइट्रेट नाम के अकॉर्डिंग देख लो, सोडियम आ रहा है, सोडियम हो गया तो कौन सा हो गया, क्षारीय। फिर जिप्सम का उपयोग भूमि सुधार में किया जाता है, यानी जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है, तो जिप्सम का उपयोग हमारे जनरली क्षारीय मिट्टी के अंदर यूज किया जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, ये तो ये हो गया सीधा सीधे हमारे। निम्न में से प्राकृतिक परिरक्षक है, परिरक्षक वह हो गया जो फल व सब्जी उत्पाद को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में हमारे सहायक है। देखो सोडियम बेंजोएट भी है हमारे, पैराबेन्स भी है, लेकिन देखो क्वेश्चन है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक हो गए हमारे शक्कर। दूध का सफेद रंग कैसीन आ गया आपके। फिर देखो रिक्त स्थान, मृदा में ठोस पदार्थ का आयतन होता है, पहले क्योंकि स्टार्टिंग अंदर बात की थी, ठोस पदार्थ का आयतन हमारे 50%। ठोस पदार्थ का आयतन कितना हो गया, 50%। फिर केओलिनाइट टाइप की मृत्तिका है, केओलिनाइट हमारे 1:1 टाइप की मिट्टी मृत्तिका है। केओलिनाइट कैसी हो गई, 1:1, मतलब एक परत सिलिका की है और एक ही परत हमारे एल्यूमिना की है। फिर केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र या संस्थान स्थित है करनाल के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से अधिक, 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से अधिक। मीटर इनवर्स ना लिख रहे हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर, एक ही चीज हो जाएगी आपके। फिर अगला देखो हमारे, मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता किस पीएच मान पर, जनरली सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता देखें तो एवरेज पीएच है आपके, उस पर सबसे अधिक होगी। एवरेज की रेंज लिखना चाहते हो तो 6.5 से
7.5 लिख दो, नहीं तो लिख लेना आपने औसत पीएच या उदासीन लिख सकते हो आप, ये भी बात एग्जैक्ट हो जाएगी आपके। फिर हम बात करें पौधों की अग्र कलिका किसकी कमी से सूखता है, यानी पौधे के शीर्ष भाग सूख रहा है, तो इसमें एक तो बोरोन वाला इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन बोरोन का होता तो फलों की बात होती, तो यहाँ पर बच गया बोरोन का पड़ोसी कौन रह गया हमारे, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण पौधों की अग्र कलिकाएं सूख जाती हैं। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन, यूरिया में 46%, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ध्यान रखना यूरिया हमारे अमाइड वर्ग का उर्वरक है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना, और कार्बनिक उर्वरक ये भी ध्यान रखना, यूरिया याद है, और यूरिया के अंदर 1.5% बायूरेट, ये भी आप थोड़ा सा इसको याद रखना साथ साथ में। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र है, अब कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र की बात करें हम तो क्या हो जाएगा आपके CHO, पहले ये तीन चीजें ऐड कर लो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, C की जगह लिख लो XH2, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करो और यहां पर लिख लो Y। अब बात करें X का मान न्यूनतम 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, न्यूनतम 3। X का मान न्यूनतम, यानी कार्बन की संख्या कार्बोहाइड्रेट में न्यूनतम कार्बन होते हैं आपके 3। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला हो गया, अगला क्वेश्चन देखो, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है, तो टोटल अमीनो अम्ल तो हो गए हमारे शरीर में 20, उनमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, हमें बाह्य किसी माध्यम से आदान करने पड़ते हैं, आहार में से ग्रहण करते हैं। एक जनरल से हमारे कल एक क्वेश्चन था, देखो दूध को अमृत की संख्या क्यों दी गई है, क्यों दूध के अंदर जो कैसीन है, उस कैसीन के अंदर सारे के सारे 10 आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित है हमारे, तो आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होगी हमारे 10। इनको याद रखने का बड़ा इजी सा ट्रिक है, हमारे बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, टीवी मिल पात, इनसे भी आप याद रख सकते हो। अब हमारे अति लघुरात्मक क्वेश्चन, पहले देखो सहसंजन बल किसे कहते हैं, ये कोलाइड का गुण है सहसंजन बल। अब तो परिभाषा देखो, समान कणों का परस्पर आकर्षित होना क्या कहलाता है, सहसंजन बल। समान कणों का परस्पर आकर्षित होना क्या कहलाता है, सहसंजन बल। फिर आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है, आयन विनिमय 2 प्रकार का, एक तो धन आयन और दूसरा हो जाएगा हमारे ऋण आयन। अगला उभय प्रतिरोधन किसे कहते हैं, अब जो उभय प्रतिरोधन हमारे सोइल का भी गुण है, बात उभय प्रतिरोधन की केवल, तो किसी पदार्थ के अंदर या किसी माध्यम में या विलयन में अल्प अम्ल या अल्प क्षार मिलाएं और वे अपने पीएच परिवर्तन का विरोध करें, उस गुण को हम क्या कहते हैं, उभय प्रतिरोधन। ये मर्दा का भी गुण है, ध्यान रखना, डेफिनेशन के अंदर रह जाएगा, किसी विलयन में अल्प अम्ल या अल्प क्षार मिलाने पर वह अपने पीएच परिवर्तन का विरोध करती है, इस गुण को क्या कहते हैं, उभय प्रतिरोधन। अगला देखो आपने, मर्दा अम्लता कितने प्रकार की होती है समझाइए। मर्दा अम्लता हमारे 2 प्रकार की, एक अम्लता हो जाएगी हमारे सक्रिय, दूसरी हो जाएगी संचित। एक तो सक्रिय, दूसरी संचित। यानी मर्दा विलयन में या मर्दा संतृप्त पेस्ट के निस्सरण में जो अम्लता है हाइड्रोजन आयन के कारण उत्पन्न हो रही है, उसे तो कहेंगे हम सक्रिय अम्लता। मर्दा का संतृप्त पेस्ट निकालोगे, उस संतृप्त पेस्ट का निस्सरण ज्ञात करोगे, और उस निस्सरण में हाइड्रोजन आयन से जो अम्लता है वो कौन सी होगी, सक्रिय। दूसरी हमारी अम्लता है संचित अम्लता। संचित का क्या मीन हो गया कि मर्दा कणों पर अधिशोषित हाइड्रोजन आयन से जो अम्लता उत्पन्न हो रही है उसे हम कहते हैं संचित अम्लता। लोहे तत्व की कमी से पौधे के कौन से भाग की पत्तियां पीली पड़ जाती है, लोहे की कमी से पौधे के ऊपरी भाग पर, किस भाग पर, ऊपरी भाग पर, या यूं कहते हैं तो नवीन पत्तियां या ऊपरी पत्तियां। अब बात करें अगला क्वेश्चन हमारे एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में कैडमियम, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में कैडमियम वे पीबी यानी सीसा मतलब पीबी लेड की मात्रा कितनी है। तो देखो हमारे इसके अंदर पीपीएम के अंदर मात्रा बतानी है हमें, पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन। तो हमारे 6098 या 6098 पीपीएम
एसएसपी में 6098 ppm तो हमारी है पीबी या लेड कह दो या सीसा कर दो, और कैडमियम का मान है 187 ppm, 187 ppm हमारा CD उपस्थित है। अब देखो एक क्वेश्चन रहता है ना हमारे उर्वरकों के विपरीत प्रभाव या मृदा पर उर्वरकों के हानिकारक प्रभाव, तो ये जो भारी तत्व हैं इन्हीं की वजह से ही उर्वरक हमारे लिए थोड़े ज़्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं। फिर डीएनए व आरएनए में दो अंतर लिखिए, बड़ा सीधी सा क्वेश्चन हो गया। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोस न्यूक्लिक शर्करा पाई जाती है। सीधा इसमें तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आप मक्का की फसल के लिए किस नाइट्रोजनीय जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं? एजोटोबैक्टर कर दो, राइजोबियम के अलावा जो भी याद है आप उसको अंदर लिख सकते हो। अब चट्टान किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाइए। लघुरात्मक क्वेश्चन है आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का। चट्टान बिल्कुल इजी सी बात हमारी, चट्टान किसे कहेंगे? जो मिश्रित खनिज है या एक से अधिक खनिज ठोस रूप में उपस्थित है वही क्या कहलाती है? चट्टान। या मेग्मा ठंडा हो जाए तो कठोर पदार्थ है वो क्या कहलाएगी? चट्टान। जहां से भी आपको लिखे कितने प्रकार की होती है चट्टान? मेनली 3 प्रकार की। चट्टान कितने प्रकार की? हमारे 3 प्रकार की। पहली चट्टान आग्नेय चट्टान, जिसे पैतृक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान उदाहरण वो लिखने, जैसे आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल हो गया हमारे ग्रेनाइट। दूसरी बात करें अवसादी चट्टान, यानी आग्नेय चट्टान टूटकर जिन चट्टानों का निर्माण करेगी वो कौन सी होगी? अवसादी चट्टान। तो आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से निर्मित तलछट जमकर जिस चट्टान का निर्माण करेंगे वो हो जाएगी हमारे अवसादी। अवसादी का एग्जाम्पल देखें तो हमारे चूना। फिर हो जाएगी हमारे तीसरी चट्टान रूपांतरित। रूपांतरित का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे संगमरमर। ह्यूमस क्या है? इसके 4 गुण लिखिए। ह्यूमस क्या है? इसके 4 गुण लिखिए। अब ह्यूमस एक तो देखो कार्बनिक क्लोराइड, यानी मिट्टी में कार्बनिक क्लोराइड को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। सीधी छोटी सी बात हो जाएगी। इसको चेंज करना चाहते हो आप, थोड़े सा अलग तरीके से सीखना चाहते हो तो हो गए कि भाई कार्बनिक पदार्थ पूर्ण रूप से विघटित होकर गहरे भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इसके 4 गुण बताएं। पहली बात होगी ये कार्बनिक क्लोराइड है, इसकी धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 200 सीमोल प्रति केजी। सीमोल प्रति केजी, सेंटीमोल प्रति केजी। एक और ह्यूमस का गुण बताएं तो आपके ये मिट्टी के अंदर मृदा सुधारक का कार्य करेगा, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाएगा, मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता बढ़ाएगा, वायु विनिमय बढ़ाएगा, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। अगला जीवाश्म पदार्थ क्या है? इसका संगठन लिखिए। अब देखो जीवाश्म पदार्थ का क्या मीन हो गया? जीवाश्म जीव प्लस अंश, यानी सजीवों में ध्यान रखना, पेड़ पौधे आ गए, जंतु आ गए, उनके अवशिष्ट, ना कि अपशिष्ट। और ध्यान रखना हमारे जीवाश्म के सजीवों के अवशिष्ट क्या कहलाएंगे? हमारे जीवाश्म कहलाएंगे। अब सजीवों के अवशिष्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं हमारे शरीर के अंदर? देखो सबसे ज्यादा बात करें तो हमारी पहली चीज हो गई कार्बोहाइड्रेट्स। पहली चीज हमारी क्या हो गई? कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो संगठन लिखना है तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हो गया स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारा आ गया स्टार्च। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारी कौन सी चीज आ सकती है? हेमीसेल्यूलोज। और चीज देखें हमारी क्या आ सकती है आपके? सेल्यूलोज। ये तीनों चीजें आ गई कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। अब सेल्यूलोज कितना होता है हमारे? कि सेल्यूलोज 10 से 28%, 10 से 28%। हेमीसेल्यूलोज हमारे कितना होता है भाई? कि लगभग 20 से 50%। और स्टार्च का मान होता है आपके 1 से 5%। तो पहली चीज तो आ गई जीवाश्म पदार्थ के संगठन के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर स्टार्च, हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बाद में हमारी चीज आती है वसा। तीसरी चीज आ जाएगी हमारे लिग्निन, और चौथी चीज आ जाएगी हमारे प्रोटीन। प्रोटीन 1 से 5 ये लिखते रहना आप इसके अंदर। अब फिर मृदा कोलाइड किसे कहते हैं? मृदा कोलाइड किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? अब मृदा कोलाइड देखो, मृदा के सूक्ष्मतम कण
हो जाएगी मृदा कोलाइड। तो एक थोड़ा ध्यान रखिए, मिट्टी में उपस्थित वह कण, पहले माप के बिना देख लो, वह कण जिसके अंदर सहसंजन, आसंजन इनका गुण पाया जाता है वो क्या कहलाएंगे? मृदा कोलाइड। या जिनकी संरचना 100 मिली माइक्रोन से छोटी होती है वो क्या कहलाएंगे? कोलाइड। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वह सूक्ष्मतम कण जो जंतु झिल्ली में पारगम्य नहीं होते हैं वो भी क्या कहलाएंगे? आपके मृदा कोलाइड कहते हैं। मृदा कोलाइड कितने प्रकार के हो गए? एक तो हो गए खनिज कोलाइड, खनिज के अंदर आपके आ जाएंगे सिलिकेट कले वाले, सिलिकेट कलर में मोंट मोरिलोनाइट, इलाइट और केओलिनाइट। फिर आ जाएंगे जैविक या कार्बनिक कोलाइड के अंदर, कार्बनिक कोलाइड के अंदर आ जाएगा आपका ह्यूमस। फिर अगला देखो, मृदा बेस संतृप्ति क्या है? अब बेस का मतलब हो गया आधार, यानी मिट्टी का आधार फिक्स है, वही क्या है? बेस संतृप्ति। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप कि मृदा की धनायन अधिशोषण क्षमता व अधिशोषित धनायन का अनुपात क्या हो गया? बेस संतृप्ति। मृदा क्या है इसका कृषि में महत्व लिखिए कि हमारे कोई जरूरी नहीं, जो भी वैज्ञानिक से याद आई कि पहले हम देखते हैं इजीली परिभाषा हम देते हैं जेनी वाली, जो फेवर जेनी की, या सबसे इजी इसकी सॉइल की परिभाषा आ जाती है विहटनी के अनुसार। विहटनी के अनुसार मृदा पोषक तत्वों की दानी है। जो फेक अकॉर्डिंग देना चाहो तो क्या दे सकते हो आप कि धरातल की ऊपरी परत जो पौधों है तो प्राकृतिक आवास का कार्य करती है, उन्हें पोषक तत्व देती है, वो क्या कहलाएगा? मृदा कहलाती है। अब देखो इसके अंदर कृषि के अंदर में क्या महत्व है, ये तो बोलने की बात नहीं है। सॉइल के बिना कृषि तो हमारी पॉसिबल ही नहीं है। फसल उत्पादन के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए, बीजों को पौधों को आधार्य शक्ति देने के लिए, पादप है तो आवश्यक मिनरल्स देने के लिए, ये सारे के सारे काम किस हो गए? मृदा के आपके। फिर अगला देखो, विनिमय सोडियम प्रतिशतता को परिभाषित करते हुए सूत्र लिखिए। अब विनिमय सोडियम क्या है कि मिट्टी कितना सोडियम आयन ले सकती है और कितने अधिशोषित हैं, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? विनिमय सोडियम प्रतिशतता। यानी सॉइल के अंदर कितने सोडियम आयन मृदा कणों पर अधिशोषित हो सकते हैं और कितने अधिशोषित हैं। तो क्या हो जाएगा? सूत्र देखो तो आप, विनिमयशील सोडियम आयन मल्टीप्लाइड 100। अब विनिमयशील सोडियम आयन मतलब कितने आ सकते हैं, और मिट्टी के अंदर कितने आ सकते हैं? जितनी टोटल उसकी क्या होगी? केटोन एक्सचेंज क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता। ये भी आपका सीमोल प्रति केजी में, और ये भी आपका सेंटीमोल या सीमोल प्रति केजी के अंदर। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन सूत्र के अकॉर्डिंग चलो तो धनायन विनिमय क्षमता वे कुल सोडियम आयन का अनुपात क्या कहलाएगा? विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। जिससे आप जिप्सम की आवश्यकता व अभिक्रिया लिखिए। अब देखो जिप्सम की आवश्यकता, तो जिप्सम की आवश्यकता पहली बात तो जिप्सम का सूत्र देखो क्या आपके CaSO4 डॉट 2H2O, 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O। अब आवश्यकता के अंदर तो लगभग 23% के आसपास कैल्शियम पाया जाता है। क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाते हैं। एक थोड़ी सी ढंग की लाइन लिखो तो आप देखो, मूंगफली में पढ़ते हैं, मूंगफली में पैकिंग के दौरान जिप्सम डाला जाता है लगभग 250 आपने केजी प्रति हेक्टर, 250 केजी प्रति हेक्टर। इस जिप्सम डालने का मतलब क्या हो गया कि जो नट बन रहे हैं मूंगफली के अंदर तो कैल्शियम की कमी से नट सिकुड़े हुए रह जाते हैं, तो पैकिंग के अंदर जिप्सम का यूज किया जाता है। जनरली आपने तो ध्यान रख लिया, क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु यूज किया जाता है, कैल्शियम की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी अभिक्रिया लिखिए। अब देखो जनरली बात क्या होगी, क्षारीय मृदा है जिसके अंदर सपोज एक मृदा कण ले लेते हैं हम, जिसके ऊपर चिपका हुआ है आपका Na चिपका हुआ है। अब खेतों के अंदर क्या डाला आपने? जिप्सम। तो होगा क्या, ये कैल्शियम आयन सोडियम को प्रतिस्थापित कर देगा, सोडियम कर देगा सल्फेट के साथ क्रिया, कले का कण हो गया, इसके ऊपर आ गया कैल्शियम Ca+2 और Na क्रिया कर लेगा आपके सल्फेट के साथ, तो बन जाएगा NaSO4। इसका हो जाएगा जल के साथ घुलने से निक्षालन, इसकी हो जाएगी लीचिंग। तो जो सारी मृदाओं के सोडिक सोइल है उनका क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। अगला देखो आपने पोषक तत्वों की उपलब्धता व pH का संबंध लिखिए।
जनरली ये देखो क्वेश्चन पोषक तत्वों की उपलब्धता और पीएच का संबंध लिखिए। तो हमें इतना ही बताना है इस क्वेश्चन के अंदर किस पीएच पर कौन से पोषक तत्व उपलब्ध होंगे। एक तो बेसिक बात करें, यदि पीएच मान उदासीन होगा, उदासीन होता है तो पादप आवश्यक सभी पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध हो जाएंगे। जब पीएच का मान थोड़ा बढ़ेगा, 7 से ऊपर चला जाएगा, तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो सोडियम है, इन तत्वों की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन जब पीएच 7 से कम हो जाएगा, यानी अम्लीय पीएच आ जाएगा, तो कैल्शियम की इनकी तो हो जाएगी कमी, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, यानी Fe हो गया, Cu हो गया, Mn हो गया, मैग्नीज हो गया, इनकी मात्रा बढ़ेगी। ये थोड़ा 3 पॉइंट पर आप आंसर दे सका। उदासीन पर सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, और थोड़ा सा पीएच साउडी की तरफ चला जाएगा, क्षारीय की तरफ चला जाएगा, तो कैल्शियम मैग्नीशियम इनकी उपलब्धता बढ़ जाएगी, लेकिन इनकी हो जाएगी कमी। पीएच अम्लीय हो जाए, 7 से कम हो जाए, तो इनकी तो हो जाएगी अधिकतर, इनकी हो जाएगी हमारे कमी। अब देखो हमारे प्रतीक्षा अवधि क्या है। पीड़कनाशकों की प्रतीक्षा अवधि लिखिए। अब प्रतीक्षा अवधि से मतलब क्या हो गया, देखो हमारे वेट करना। प्रतीक्षा अवधि से सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, वेट करना। अब प्रतीक्षा अवधि कहते किसे, खेतों के अंदर हम देखो केमिकल डालते हैं, कभी ये थोड़ा हुआ आज हमने खेतों में मोनोक्रोटोफास डाली है, कल वापस डाल दी, ये तो नहीं होता आपके। एक केमिकल का यूज करने के पश्चात उस केमिकल की सक्रिय अवधि कितने टाइम तक रहेगी, यानी वो कितने टाइम तक कीटों को, रोग कारकों को नष्ट करता रहेगा, वही क्या होगी, प्रतीक्षा अवधि। और ये टॉपिक हमारे तो पॉल्यूशन वाले पार्ट से आया है, तो हमें प्रदूषण के अकॉर्डिंग, उस लेसन के अकॉर्डिंग हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। यानी एक कीटनाशक या हमारा पीड़कनाशक है, तो पीड़कनाशक के छिड़काव के पश्चात कितने समय के बाद फसलों की कटाई करनी चाहिए। एक पीड़कनाशक के छिड़काव के पश्चात कितने दिनों के पश्चात हमें फसलों की कटाई करनी है, उस समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, प्रतीक्षा अवधि कहते हैं। जैसे हमारे आगे एक भी बात की थी मोनोक्रोटोफास, इसकी प्रतीक्षा अवधि है मोनो की 10 दिन, मोनोक्रोटोफास की कितनी है, 10 दिन। एक जो जनरली यूज होता है, क्वेश्चन भी आया हुआ एक बार याद है तो आपको, एंडोसल्फान। एंडोसल्फान, इस एंडोसल्फान की प्रतीक्षा अवधि होती है 10 से 12 दिन। आगे ना प्रतीक्षा अवधि, कीटनाशक हमारा पीड़कनाशक है, तो पीड़कनाशकों के छिड़काव के पश्चात कितनों दिन के बाद हमें फसलों की कटाई करनी होगी, प्रतीक्षा अवधि। तो एक एग्जांपल लिख दो, एंडोसल्फान 10 से 12 दिन, मोनोक्रोटोफास हमारे 10 दिन। वर्मी कल्चर व वर्मी कास्ट को परिभाषित कीजिए। अब वर्मी कल्चर देखो, केंचुओं का संवर्धन करना, केंचुओं का संवर्धन करना क्या कहलाएगा, वर्मी कल्चर। यानी केंचुओं का निर्माण करना है, उनका प्रजनन करवाना है, उनकी मार्केटिंग करनी है, वो कहलाएगा हमारा वर्मी कल्चर। फिर दूसरी बात आती है वर्मी कास्ट की, यानी केंचुए कार्बनिक पदार्थों को खाकर गोलिकाओं के रूप में अपशिष्ट त्यागेंगे, वो चीज़ क्या होगी, वर्मी कास्ट। वो तो वर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है। वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कास्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जैक्ट परिभाषा का देखो, वर्मी कास्ट क्या होगी, केंचुए कोकून के साथ जो कार्बनिक अपशिष्ट त्यागते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कास्ट। फिर आ गया सिंथेटिक दूध व असली दूध में अंतर स्पष्ट कीजिए। सिंथेटिक का मतलब हो गया कृत्रिम, और असली मतलब ताज़ा दूध। असली का मतलब जो गाय भैंस में प्राप्त होता है वो क्या हो गया, ताज़ा दूध हो गया। और ये क्या हो गया, सिंथेटिक का मीन हो गया कृत्रिम दूध। अब पहले बात कर लेते हैं हम ताज़ा दूध की। तो दूध की पहले डेफिनेशन लिख लो। दूध क्या आपका, प्रसव के 15 दिन पश्चात, प्रसव के 15 दिन पहले व 10 दिन पश्चात जो ताज़ा लैक्टियल द्रव्य प्राप्त होता है, दोन से जो लैक्टियल द्रव्य प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। न्यूनतम फैट माने तो 3.5% होगी। सिंथेटिक दूध क्या होगा, इसकी डेफिनेशन ले लो। सिंथेटिक दूध की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके, कि दूध में जो वसा है उस वसा को निकाल कर उसमें यूरिया है, कास्टिक सोडा है, इन तत्वों को मिलाकर जो दूध बनाएगा वो दूध क्या हो गया, सिंथेटिक दूध हो गया।
अब अंतर स्पष्ट डेफिनेशन से हो गया, असली दूध मानव है तो लाभदायक है, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, रोग कारक हो जाएंगे, इसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। अभी हमने उसके अंदर बात की थी आवश्यक अमीनो अम्ल के अंदर कैसीन की बात की थी, ये मानव के लिए आवश्यक होता है, ये हानिकारक हो जाएगा, लाभदायक की तुलना में ये क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। बस एक दो लाइन लिखकर कर दोगे आप। वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अभी पहले आया था वर्मी कल्चर और वर्मी कास्ट, अब है वर्मी कंपोस्ट, यानी केंचुए कार्बनिक पदार्थों को आहार के रूप में प्रयुक्त करेंगे और अपना अपशिष्ट त्यागेंगे, गोलिकाओं के रूप में अपशिष्ट को त्याग दें, वो एक उच्च गुणवत्ता युक्त खाद है, उस खाद को हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। बिल्कुल देखो इजीली देखते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्या कहते हैं, पहले तो आपने समतल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ क्षेत्र का चयन करेंगे, उसके ऊपर फसली अवशिष्ट है, खरपतवार है, गोबर, इनको डाल दोगे, उसके ऊपर केंचुए या कोकून डाल दोगे, फिर वापस फसली अवशिष्टों की परत बना लोगे, उसको ऊपर टाट या जूट से ढक दोगे। छायादार स्थान के लिए ऊपर आप छप्पर का यूज कर सकते हो या टिन शेड का यूज कर सकते हो, लगातार नमी बनाए रहोगे, उसके अंदर जल का छिड़काव करते रहोगे। जब कोकून पूरे केंचुए कार्बनिक पदार्थों को खा जाएंगे, अपशिष्ट का निर्माण कर देंगे अपने, तो उसको हम केंचुए क्या होंगे, उसके ऊपर आ जाएंगे। ये तो खाद बनी है वर्मी कंपोस्ट, उसके ऊपर आ जाएंगे, तो पहचान हो जाएगी भाई हमारा वर्मी कंपोस्ट बन गया है। उसको साइड में हटा दोगे आप, उनको पृथक कर दोगे, खेतों के अंदर यूज कर दोगे। फिर नाडेप विधि से कंपोस्ट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो नाडेप किसकी विधि है, किसने बनाई थी, महाराष्ट्र के नाडेप काका ने। नाडेप विधि का आविष्कार किसने किया था, महाराष्ट्र के नाडेप काका ने। ये आपके फार्म अवशिष्ट से कंपोस्ट बनाने की विधि है। कंपोस्ट दो प्रकार है, शहरी अवशिष्ट और फार्म अवशिष्ट। तो नाडेप विधि हमारे फार्म अवशिष्ट है। अब इसके अंदर क्या है, फिर तो देखो 10-9-1 का गड्ढा बनाएंगे हम, उस गड्ढे के अंदर जनरली हमें 1 क्विंटल क्या लेते हैं, गोबर लेते हैं। कुछ गोबर को क्या करेंगे, जल के अंदर घोलेंगे, घोलकर इसके अंदर छिड़काव कर देंगे, लेप लगा देंगे। ये स्टार्टर का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, हमारे स्टार्टर का कार्य करेगा। स्टार्टर मतलब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। फिर फसली अवशिष्ट की कूड़ा कट कर डालेंगे, फिर इसके अंदर गोबर का तनु गोल बनाकर इसके अंदर छिड़काव कर देंगे, फिर फसली अवशिष्ट, फिर गोबर के तनु गोल का छिड़काव। इस अकॉर्डिंग पूरे टैंक को भर देंगे। ध्यान रखना एक चीज, हम छोटे टैंक के अंदर वायु विनिमय के लिए पाइप भी अंदर डालते हैं। जब टैंक पूरा भर जाए तो हम क्या कर देंगे, इसे वायुरोधी माध्यम से बंद कर देंगे, तो हमारी बन जाएगी नाडेप विधि से कंपोस्ट। उर्वरकों के द्वारा होने वाले प्रदूषण को समझाइए, अथवा जहरीलेपन के अनुसार कृषि रसायनों का वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखिए। उर्वरकों के द्वारा होने वाले प्रदूषण को समझाइए, यानी उर्वरक हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है। अब उर्वरकों के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है, इसमें हम सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तो हमारा आया था अभी एसएसपी वाला, उसको तो वापिस बोलेंगे नहीं, याद है कि नहीं बेटा। एसएसपी के अंदर कैडमियम कितना है, सीडी कितना है, पीबी कितना है, पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात देखेंगे, उर्वरकों को जलाशय के अंदर थोड़े सा देख लेते हैं कि उर्वरक जिस खेत में डाल रहे हो, उस खेत का पानी यदि जलाशय के अंदर चला गया तो जलाशय के अंदर आपके पोषक तत्वों का मान बढ़ जाएगा। पोषक तत्वों का मान बढ़ेगा तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी, और जब आपके सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी, तो जल के अंदर DO डाइल्यूट ऑक्सीजन का मान बढ़ जाएगा, और जब घुलनशील ऑक्सीजन का मान बढ़ जाएगा तो जल के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, तो जल हो जाएगा दुर्गंध वाला हो जाएगा। और फिर बात करें कि हमारे एक होता है नाइट्रेट, उर्वरकों के अंदर पाया जाता है नाइट्रेट। उस नाइट्रेट का मान 45 से अधिक हो जाए, 45 ग्राम प्रति लीटर, नाइट्रेट का मान जल के अंदर 45 ग्राम प्रति लीटर, तो वो हमारे शरीर के अंदर हानि का विभिन्न, जैसे टाइफाइड है, हैजा, ये रोग उत्पन्न करने में हमारे हो जाएगा। फिर मिट्टी के अंदर, ये मिट्टी से हटाओ, अब इसको वापस लो उर्वरकों के। एक हम उर्वरक का एग्जाम्पल दे देंगे हमारे यूरिया का। किसका एग्जाम्पल दे देंगे, यूरिया का। अब यूरिया यदि उर्वरक का यूज कर रहे हो तो यूरिया उर्वरक मिट्टी के अंदर हाइड्रोजन आयन त्यागता है। कौन सा आयन त्यागता है, जिससे मिट्टी की प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। फिर हम बात करें, लगातार आप उर्वरकों का यूज करोगे तो मिट्टी की प्रकृति या तो अम्लीय होगी या क्षारीय होगी। इस स्थिति में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, और जब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाएगी तो पौधों के लिए आवश्यक तत्व
पादप आवश्यक नहीं बन पाएंगे। जैसे नाइट्रोजन है, वो पौधे किस रूप ले रहे हैं? नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट बनाना कौन रहा है? जैव उर्वरक ही तो बना रहे हैं। जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, नीलहरित शैवाल हो गई, एजोला हो गई, यही बना रहे। इतने हानियात हमारे लिए बहुत रह जाएगी। फिर जहरीलेपन के अनुसार कृषि रसायनों का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। अब जहरीलेपन के अनुसार यानी किस रसायन के अंदर कितना आपका विष है। तो देखो सगलों पहली बात करा, अत्यधिक जहरीला। पहले किस आएगा आपने? अत्यधिक जहरीला। अब देखो अत्यधिक जहरीला जो रसायन है उसके ऊपर किस कलर का टैग लगा रहता है, सिंबल किस लगा रहता है कि विष तो लिखा होगा पैकेट पर, पॉइजन तो। अब उसका रंग कैसा होगा, थोड़ा ये ध्यान रखना। अत्यधिक जहरीला है वो कौन सा हो जाएगा? लाल रंग का उसके ऊपर टैग लगा रहेगा। अब बात करें तो जैसे मोनोक्रोटोपास हो गई, एक एग्जांपल हमारे लिए मोनोक्रोटोपास हो गई। फोरेट तो चलो बंद ही हो गई, फोरेट भी इसके अंदर डाल सकते हो। अत्यधिक जहरीला के बाद में आएगा आपका अधिक जहरीला। पहला था अत्यधिक, दूसरा हो जाएगा पॉइंट हमारे अधिक जहरीला। अधिक जहरीले के भी पैकेट पर पॉइजन तो लिखा होगा, विष तो हमारे लिखा होगा, पॉइजन नाम तो लिखा ही है आपके। अब बात करें अधिक जहरीला का जो टैग है उसके ऊपर जो पॉइजन लिखा हुआ है उसका रंग कैसा होगा? उसका रंग होगा हमारा पीला। रंग कैसा होगा आपके? पीला रंग हो जाएगा। जैसे हमारे एग्जांपल देखे तो ये हो गया क्लोरोपाइरीफॉस हो गया। अधिक जहरीले के बाद में हो गया आपके मध्यम जहरीला। मध्यम जहरीला, और मध्यम जहरीले के ऊपर आपके नीले रंग का टैग रहेगा। कैसे रहेगा आपके? नीले रंग का, नीले रंग का टैग रहेगा। अब उसके लिए जैसे हमारा जनरल यूज होता है ये मेलाथियन, उसके ऊपर नीले रंग का हो गया। फिर हो गया कम जहरीला, उसके ऊपर हरे रंग का टैग। बस बात करो यहाँ से। फिर यूरिया की मृदा में अभिक्रिया, वह फसलों पर प्रभाव बताइए। इसका अर्थ में डीएपी की मृदा में अभिक्रिया व फसलों पर प्रभाव बताइए। तो हम यूरिया वाला सॉल्व आउट कर लेते हैं। यूरिया वाला सॉल्व आउट करेंगे तो डीएपी का तो आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। डीएपी है क्या? डाई अमोनियम फास्फेट। अब यूरिया की मिट्टी के अंदर अभिक्रिया देखो। पहले तो यूरिया का सूत्र देखो क्या होता है भाई? NH2 CO NH2। अब सूत्र के अकॉर्डिंग देखो यूरिया को एमाइड वर्ग का उर्वरक कहते हैं। एमाइड क्यों कहते हैं? NH2 की वजह से, ध्यान रखना इसके अंदर एमाइड क्यों कहते हैं कि इसके अंदर नाइट्रोजन हमारी NH2 के रूप में पाई जाती है। अब इस सूत्र को हम NH2 का होल ट्वाइस CO भी लिख सकते हैं। एक ही बात रहेगी आपके, NH2 का होल ट्वाइस CO, ये भी हो सकता है हमारा सूत्र। लिखने का तरीका अलग अलग है, ध्यान रखना आपने। अब इसको आपने मिट्टी में डाला, मिट्टी में डालते एक एंजाइम हमारे पास है यूरिएज। कौन सा एंजाइम है? यूरिएज। यूरिएज इसको क्या करेगा? अमोनियम कार्बोनेट में बदलेगा। किस में बदलेगा? अमोनियम कार्बोनेट के, NH4 का होल ट्वाइस CO3। भाई अमोनियम कार्बोनेट कह दो आपने। अब ये हमारे काम की चीज है, ध्यान रखना। NH4 का होल ट्वाइस कार्बोनेट। चलो इसको तो हम साफ कर देते। यूरिया गया, यूरिएज, अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब अमोनियम कार्बोनेट जाएगा आपके मिट्टी के अंदर। दो जीवाणु और है हमारे, NH4 CO3। ये जल के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ क्रिया करेगा? पहले जल के साथ। अब ये जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा आपके? एक तो बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, दो हैं तो दो बन जाएंगे आपके, लिख लो, अलग अलग लिख लो। एक बन जाएगा CO3 वाला। इसका तो हमें कोई लेना देना नहीं, काम हमारा NH4 का रखना है। ये NH4 क्या करेगा? मिट्टी के कणों पर अधिशोषित हो जाएगा। NH4 पॉजिटिव सोइल के कणों पर जाकर अधिशोषित हो जाएगा। अब यहां पर दो एंजाइम हमारे काम आएंगे। एक तो होगा हमारा नाइट्रोसोमोनास और एक एंजाइम है हमारा नाइट्रोबैक्टर। अब देखो नाइट्रोसोमोनास की बात करते हैं। किस एंजाइम की बात करते हैं? नाइट्रोसोमोनास। ये करवाएगा इसका ऑक्सीकरण। क्या करवाएगा? ऑक्सीकरण। किसका? अमोनियम आयन का, अमोनिया का, NH4 पॉजिटिव का। तो बनेंगे क्या आपके? नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव चार्ज है। क्या बनेगा आपका? नाइट्रेट। फिर साथ में बन जाएगा हमारे जल,
और प्लस में आ जाएंगे 4 हाइड्रोजन बार। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करें हमारे तो क्या हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा और 2NO2 हो जाएगा। अब इस नाइट्रेट का पुनः ऑक्सीकरण होगा किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। नाइट्रोबैक्टर इसका ऑक्सीकरण करवाएगा, प्लस में लिख लो आपने O2, या नई लाइन से लिख लेना आप, तो बन जाएगा आपके, हमारे काम की चीज देख रहे हैं, NO3 नेगेटिव, H2O भी बनेगा आपके, O2 भी बन रही है, तो हमारे क्या बन जाएगा, NO3। इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट। क्या कहेंगे हम, नाइट्रेट। इस नाइट्रेट का पादप जड़ों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। एक हमने अभी देखो उर्वरकों द्वारा होने वाला प्रदूषण की बात ही ना, तो ये यूरिया लिखकर पूरी अभिक्रिया कर लिखे, यहाँ पर आप 4H पॉजिटिव को बता सकते हो। ये 4H पॉजिटिव क्या चले जाएंगे, मृदा का कोई कण है उसके ऊपर H पॉजिटिव जाकर चिपक जाएगा, तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय। तो ये बात भी आप लिख सकते हो, यूरिया की मृदा में अभिक्रिया अम्लीय होती है। आगे यूरिया की अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं फसलों पर प्रभाव, बताइए अब फसलों पर प्रभाव क्या हो जाएगा। यूरिया का उपयोग हम पर्णीय छिड़काव के रूप में भी कर सकते हैं, पहली बात तो हो गई। छिड़काव विधि से उपयोग कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट, एंड हम क्या कह सकते हैं, यदि इसके अंदर बाईयूरेट की मात्रा 1.5% से अधिक हो, बाईयूरेट की मात्रा 1.5% से अधिक हो, तब इसका पर्णीय छिड़काव करें तो हमारे फसलों के लिए हानिकारक हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे डीएपी की। नाम का कठिन है, डाई अमोनियम फास्फेट। मृदा में क्या अभिक्रिया हो जाएगी, ये सबसे पहले तो मिट्टी के अंदर जाएगा, मृदा समाधान या जल के साथ क्रिया करेगा, एक तो अमोनियम आयन ये वाला हो जाएगा, सेम अमोनिया वाली प्रोसेस हो जाएगी, अमोनिया, फिर लास्ट के अंदर नाइट्रेट तक पूरी, फिर H2PO4 नेगेटिव बनेगा, HPO4 नेगेटिव। अब देखो बेटा, अब लेते हैं हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन, लिपिड किसे कहते हैं समझाइए। अब लिपिड देखो, एक तो लिपोज शब्द से बना, ग्रीक शब्द से। फिर बात करते हैं हम लिपिड है क्या आपके, एक तरफ फैटी कण है आपके, वसीय कण है। डेफिनेशन देखो तो वसा का क्या गुण है, स्पर्श में चिकने, जल में अघुलनशील, ईथर है, पेट्रोलियम है, अल्कोहल है, इसमें घुलनशील तत्व है, वो क्या हो गए आपके लिपिड हो गए। है कितने प्रकार के, पहली बात हो गई हमारे, क्योंकि 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। सरल लिपिड हो गया। सरल के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा आपके सरल के अंदर हमारा जनरल तेल या वसा, दूसरा हो जाएगा हमारे मोम, एक एक लाइन इनकी लिख लेना। फिर हो जाएगा हमारे संयुक्त लिपिड। संयुक्त के अंदर कौन सा हो गया आपके, एक तो हो गया हमारे फास्फोलिपिड और दूसरा हो गया ग्लाइकोलिपिड। अब हो गया तीसरा हो जाएगा व्युत्पन्न लिपिड, या सरल या संयुक्त से तोड़कर जो लिपिड बनाएंगे वो कौन सा हो गया हमारा, व्युत्पन्न लिपिड। फिर कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग का उदाहरण लिखते हुए मोनोसैकेराइड्स का नामकरण लिखिए। कार्बोहाइड्रेट्स पहले हमारा हो चुका, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वाले हमने बात की थी, उसके अंदर सरल शर्कराएं होती हैं, इनका सूत्र हमने देखा था, सूत्र बड़ा याद रख लेना आपने, CxH2O(Y)। इसी को यहाँ से हमें साइड में करना पड़ेगा भाई, वापिस देखो सूत्र इसका, CxH2O(Y)। एक्स का मान हमने उसी टाइम बात की थी, 3 से ज़्यादा होता है। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट्स है कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। एक तो नाम आ रहा है हमारा मोनोसैकेराइड्स, एक हो गया हमारे ओलिगोसैकेराइड्स, एक हो जाएगा हमारे पॉलीसैकेराइड्स। अब बात करते हैं प्रत्येक वर्ग का, या सबसे सरल शर्करा, पहले इसी कहते हैं मोनोसैकेराइड। सबसे सरल शर्करा क्या होती है आपकी, मोनोसैकेराइड्स होती है, जैसे ग्लूकोज वाला ये हो गया। अब फिर हो गया ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगो के अंदर क्या हो गया, 2 से अधिक, यानी मोनोसैकेराइड्स मिलकर के इसका निर्माण करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स का। फिर ओलिगोसैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स मिलकर अधिक अणुबाल वाले आपके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करेंगे, उसका क्या नाम हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स। फिर हम बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स का नामकरण कीजिए। अब मोनोसैकेराइड्स का नामकरण बड़ा इजी है, हमें अनुलग्न के रूप में किसका यूज करना है, ओज का। किसका यूज करना है, ओज का। अनुलग्न के रूप में ओज, जितने कार्बन परमाणु हैं उसके साथ में अनुलग्न लगा लोगे ओज। जैसे हम बात करते हैं न्यूनतम तो कितने हैं आपके, पहली बात की 3 को क्या कहते हैं, ट्राई, तो क्या हो जाएगा, ट्राइओज। 4 का टेट्राओज, 5 का पेंटाओज, पेंटाओज नहीं पेंटोज। इस अकॉर्डिंग हम नाम कर लेंगे। 6 का क्या हो जाएगा, एक्सोज। ठीक है भाई।
फिर है दूध का आपेक्षिक घनत्व, लास्ट क्वेश्चन, दूध का आपेक्षिक घनत्व निकालने की विधि का वर्णन कीजिए। अब दूध का आपेक्षिक घनत्व क्यों निकालते हैं भाई? पहली बात तो दूध गंध जल की मिलावट है या नहीं है। दूध का आपेक्षिक घनत्व किस लिए निकालते हैं? दूध गंध जल की मिलावट है या नहीं है। किसके द्वारा निकालते हैं? ब्यूटायरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? ब्यूटायरोमीटर के द्वारा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, दूध का आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए किसके द्वारा, किस यंत्र के द्वारा निकालते हैं? लेक्टोमीटर के द्वारा। अब लेते हैं क्या, पहले तो हम लेंगे लेक्टोमीटर जार, लेक्टोमीटर जार, उसके अंदर दूध भरेंगे, दूध भरकर लेक्टोमीटर जार के अंदर लेक्टोमीटर को हम डुबो देंगे। फिर लेक्टोमीटर का हम पाठ्यांक ज्ञात करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? OLR, अवलोकित लेक्टोमीटर पाठ्यांक। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 0.5 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 0.5। जैसे इसका मान हमारा आया तो सपोज दैट 20 आ गया, 20 के अंदर 0.5 जोड़ दिया तो हो गया आपके 20.5। LR निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर निकालते हैं दूध का। दूध का टेम्परेचर यदि 20 है तो 20 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमें कुछ इसके अंदर एक्सचेंज करना नहीं है। यदि टेम्परेचर 20 से ज़्यादा है तो इसके अंदर हर 1 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करेंगे? 0.2 को घटाएंगे। और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो हर डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या करेंगे? हम 0.1 को हम घटाते रहेंगे। सपोज दैट मान लिया टेम्परेचर हमारा कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। 30 आ गया मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर 20 से कितना ज़्यादा है? 10। तो 10 का कितना हो गया? 1 का 0.1 है तो 10 का कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर 20.5 है तो कितना हो जाएगा आपके? 21.5। अब 21 पॉइंट क्या आपके? संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक। अब संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक आ गया। अब एक छोटा सा सूत्र है हमारे, याद होगा आपके, 1 + CLR बटा 1000। 1 + CLR के अंदर जो आपका कितना मान है? 21.5 और भाग दे दोगे आप 1000 का, जो मान आएगा हमारा हो गया दूध का अपेक्षिक घनत्व। अब देखो हम देखते हैं दूसरी गर्बर विधि। अब गर्बर विधि का यूज किस लिए करते हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके लिए? वसा प्रतिशत निकालने के लिए। किसके लिए? आपके दूध के अंदर कितनी वसा है उसको निकालने के लिए। किस यंत्र का यूज किया जाता है बेटा? ब्यूटायरोमीटर का। किस यंत्र का? ब्यूटायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। थोड़ा स्पीड करने क्या है कि ब्यूटायरोमीटर एक कांच की नली होती है, उसके अंदर लगभग 10.7 ml डालेंगे हम दूध और उसके अंदर 10 ml H2SO4 और टिल्ट मेजर की सहायता से हम क्या डालेंगे? 1 ml एमाइल एल्कोहल डालेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करोगे, इसको हॉपर से बंद करोगे, बंद करके इसको डालेंगे हम गर्बर मशीन का। नाम के अकॉर्डिंग किसके अंदर डालेंगे हम? गर्बर मशीन के अंदर। गर्बर मशीन की गति रखते हैं हम 1100 राउंड प्रति मिनट। कितनी रखते हैं? 1100 राउंड प्रति मिनट। अब गर्बर मशीन से निकाल लिया आपने, लगभग 4 से 5 मिनट तक इसको घुमाएंगे। घुमाने से क्या होगी? जो वसा के कण हैं वो आपके दूध से पृथक हो जाएंगे। 4-5 मिनट के बाद गर्बर मशीन से हम वापस इस ब्यूटायरोमीटर को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालकर हम इसका अवलोकन करेंगे। अब जो वसा के कण क्या होते हैं? बाकी कणों की अपेक्षा वसा के कण होते हैं हल्के, तो वसा के कण तो रह जाएंगे ऊपर की ओर, एक छल्ले या रिंग का निर्माण कर लेंगे और दूध रह जाएगा नीचे। अब ब्यूटायरोमीटर का हम क्या करेंगे? ऊपरी पाठ्यांक और निचला पाठ्यांक नोट करेंगे। इस छल्ला जो वसा का छल्ला बन रहा है, आप देखो घरे आपने बिलावणो करा तो छाछ के मान लूणी ऊपर आ जावे ना, सेम फैट, यही काम इसके अंदर हो रहा है। ऊपर वाला पाठ्यांक मान लो 10 है और नीचे वाला पाठ्यांक 7 है, दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा? 3। तो वसा प्रतिशत दूध के अंदर कितनी हो जाएगी हमारे? 3। तो बेटा आज ये था हमारा केमिस्ट्री का पेपर और कल या परसों हमारे पेपर अवेलेबल होगा, हम करवा देंगे बायोलॉजी का। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।